वो दोनों फजलदाद के मुकाबले में यकीनन ताकतवर थे, लेकिन उन्हें वो दाव मालूम नहीं थे जो फजलदाद खेल रहा था। वो दोनों जरा संभले और फजलदाद को कहर भरी नजरों से देखने लगे। सरदार ने गरज कर एक ही लफ्ज कहा तो दोनों फौरन पीछे हट गए। सरदार ने फजलदाद को डंडे से इशारा किया जैसे कह रहा हूं कि बैठ जाओ। फजलदाद, ज़ोहरा खानम ने कहा, घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाओ। फजलदाद जमीन पर दोजानू हो गया। सरदार आगे बढ़ा और अपने डंडे का परों वाला सिरा एक कंधे से लगाया, फिर दूसरे कंधे से लगाया और फिर डंडे का सिरा उसके सर पर आहिस्ता से रखा। उसने कुछ कहा भी जो फजलदाद नहीं समझ सकता था। वो इतना ही समझ सका कि सरदार गुस्से में नहीं और उसने उसे शाबाश दी है। उसके बाद सरदार ने अपना डंडा दरमियान में से पकड़ा और बाजू लंबा करके डंडा फजलदाद के सर से जरा ऊपर लाया और फिर उसके हाथ बड़ी जोर से कांपने लगे और डंडे के दूसरे सिरे पर लगी हुई छोटी छोटी घंटियां बजने लगीं। कुछ देर बाद सरदार ने डंडा पीछे कर लिया और दायां हाथ फजलदाद की तरफ बढ़ाया। फजलदाद ने यह समझकर वो उसके साथ हाथ मिलाना चाहता है, अपना हाथ आगे किया जो सरदार ने अपने हाथ में लेकर अजीब से तरीके से मुसाफा किया। फिर उसने फजलदाद को उठने का इशारा किया। ज़ोहरा, फजलदाद ने ज़ोहरा खानम से पूछा, क्या तुम कुछ समझ सकती हो कि इसका मतलब क्या है? मेरा ख्याल है मैं समझ गई हूँ, ज़ोहरा खानम ने जवाब दिया। मैं कल से इसे इशारों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमें जिंदा रहने दें और हम दोनों को आज़ाद कर दें। अगर मैं इसके इशारे समझ गई हूँ तो यह नतीजा अखज़ किया है कि ये हमें आज़ाद नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें कैदी नहीं रहने देगा और जान से मारेगा भी नहीं। मैं ये भी समझी हूँ कि इस शख्स ने मुझे कोई ऊंचा दर्जा दे दिया है। दर्जा यही हो सकता है कि ये मुझे अपनी बीवी बना लेगा। दुआ करो ये मुझे जिंदा रहने दे, फजलदाद ने कहा। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा। फजलदाद ने मुझे ये वाक़या सुनाते हुए कहा कि वो जब ज़ोहरा से हम कलाम था तो सरदार खामोशी से उन्हें देख रहा था। इससे फजलदाद को ये इत्मीनान हुआ कि ज़ोहरा खानम के साथ बातें करने पर सरदार को एतराज़ नहीं और ये भी कि वो बड़े अच्छे मूड में है। सरदार ने अच्छे मूड का एक मुजाहिरा ये भी किया कि उसने ज़ोहरा खानम की तरफ देखा और मुस्कुराकर सर को हल्की सी ऊपर नीचे को जुम्बिश दी। इसका मतलब यही हो सकता था कि उसने ज़ोहरा खानम को खुश करने की कोशिश की थी और शायद उसे ये कहा था कि तुम्हारे साथी को उसने कैदी नहीं रहने दिया। फजलदाद ने अपने दिल में कुछ ऐसी उम्मीद भी रख ली थी जैसे सरदार उसे रिहा कर देगा, लेकिन उसके बाद सरदार ने डंडे से और सर हाथों से जो इशारे किए उनसे पता चलता था कि उसे छोड़ा नहीं जाएगा। फजलदाद ने सोचा कि उसे छोड़ा ना जाए लेकिन कैद में ना रखा जाए। इस तरह उसका अपना फरार तो मुमकिन हो सकता था, लेकिन वो ज़ोहरा खानम को भी वहां से निकालना चाहता था। सरदार वहां से चला गया और झोंपड़े का दरवाज़ा खुला रह गया। इसका मतलब यह था कि फजलदाद अब कैदी नहीं था। वो दोनों नांगे जो फजलदाद के पास झोंपड़े में गए थे और उसे सजदा करवाने के लिए उसका सर नीचे कर रहे थे और फिर फजलदाद से मार भी खाई थी, वो फजलदाद को कहर की नज़रों से देखते हुए सरदार के पीछे चले गए। फजलदाद ने यह जगह एक रोज़ पहले भी देखी थी, लेकिन उस वक्त वो ऐसी हालत में था कि गिरदो पेश की हर एक चीज़ नहीं देख सका था। उसके हाथ और पाँव बने हुए थे और उसे एक मुर्दा जानवर की तरह लाया गया था। फिर उसे एक दरख्त के साथ बांध दिया गया और उसके बाद उसे झोंपड़े में कैद कर दिया गया था। अब वो एक आज़ाद आदमी की हैसियत से उस जगह का जायज़ा लेने लगा। वो दरअसल फरार का रास्ता देख रहा था। ये तो मैं कह चुका हूँ कि वहाँ से फरार कोई मुश्किल काम नहीं था। वो कोई जेल खाना तो था नहीं, लेकिन उसने ज़ोहरा खानम को भी साथ ले जाना था। उसने ये भी देखना था कि ज़ोहरा खानम को कहाँ रखा गया है। उसने मुझे सुनाया कि वो जगह किसी पहाड़ी की बालाई जगह थी और उसके साथ ही पीछे की तरफ उससे ऊंची पहाड़ी खड़ी थी। जिस जगह वो खड़ा था वो कुशादा और हमवार थी। यूं पता चलता था कि ये जगह दरख्त काट कर उन लोगों ने खुद बनाई है। एक तरफ एक चबूतरा बना हुआ था, उसके इर्द गिर्द और हर तरफ ऊंचे नीचे दरख्त थे। फूलदार पौधे भी थे। देखने को ये जगह बड़ी खुशनुमा और सेहत अफजा थी, लेकिन फजलदाद ने बताया कि उसके दिल पर एक खौफ सा बैठ गया था। खौफ इसलिए कि उस हसीन और दिलनशीन मंजर में कहीं कहीं काली काली और गोल गोल चट्टानें उभरी हुई थी। उन चट्टानों की वजह से यूं लगता था जैसे वो कोहे काफ है जहां जिन भूत और परियां रहती हैं। वो जगह तो यकीनन खूबसूरत थी। मैंने भी ऐसी कई जगह देखी थी जहां इस तरह की बदरंग और बदसूरत चट्टानें भी हैं और उनके इर्द गिर्द सब्जाजार भी हैं, लेकिन फजलदाद जो कुछ महसूस कर रहा था ये उसकी जहनी हालत थी। वो एक तजर्बाकार कमांडो था और वो अपने मिशन पर आया था, लेकिन बर्मा के जंगलों में आकर उलझ गया। ज़ोहरा खानम ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो इंसान है, लेकिन किसी किसी वक्त फजलदाद को फिर शुबा होने लगता था कि ये औरत इंसान नहीं कोई और ही मखलूक है। उसे ये शुबा थोड़ी सी देर के लिए होता और फिर उसका जहन साफ हो जाता। ये मेरा तज्जिया है कि ये नांगे उसके लिए अजीब व गरीब मखलूक थी। कभी तो उसे शक होता कि वो ख्वाब देख रहा है। उसने देखा
कि चंद एक नांगे चबूतरे पर सफाई कर रहे थे और चबूतरे के आगे जो जगह खाली और हमवार थी उसमें भी कहीं कहीं मिट्टी या छोटे छोटे पत्थर डालकर उसे हमवार कर रहे थे। उन नांगों में औरतें भी थीं, वो भी बरहना थी। फजलदाद ने अफ्रीका की हबशियों की बातें सुनी थी और उनकी आदमखोरी वगैरह भी सुनी थी और उसमें हबशी देखे भी थे। जंग अजीम में हबशियों के एक अलग ब्रिगेड तैयार किए गए थे। कलकत्ता में पहली बार फजलदाद ने हबशी देखे थे। वो तो बहुत ही भद्दे और बदसूरत थे, लेकिन उनके मुकाबले में नांगे इतने स्याह रंग के नहीं बल्कि गंदुमी रंगत वाले थे और उनके चेहरों के नकूश भी अच्छे थे जैसे हमारे होते हैं। उनमें बाज औरतें तो साफ रंगत और बड़े अच्छे नक्शो निगार वाली थी, लेकिन फजलदाद उन्हें इस तरह नहीं देखता था जिस तरह हम लोग एक औरत को देखा करते हैं। फजलदाद टहलता चला गया और इधर उधर देखता रहा। नांगे रुक कर और काम छोड़कर उसे देखते, आपस में कुछ बात करते और काम में लग जाते। औरतें भी उसे देखती थी, मुस्कुराती और आपस में तबसरा करके अपनी राह लग जाती थी। उनके लिए फजलदाद अजीब मखलूक था। वो किसी से पूछना चाहता था कि उनका सरदार कहाँ रहता है। उसे मालूम था कि जहाँ सरदार होगा वहीं ज़ोहरा खानम होगी। वो जगह या झोंपड़ा देखकर उसने प्लान बनाना था कि ज़ोहरा खानम को वहां से किस तरह निकाले। वो खरामा खरामा आगे चला गया तो यकलख्त मंजर बदल गया। वो रुक गया। उसने अपने आप को बुलंदी पर खड़ा पाया और उसके सामने नीचे एक वादी थी जिसमें कुछ झोंपड़े बने हुए थे। ये बिखरे हुए झोंपड़े थे। दाएं तरफ एक रास्ता नीचे उतरता था। वो एक और तरफ चल पड़ा। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि उसके सामने जो मंजर है वो तो और ही ज्यादा दिलनशी और खुशनुमा है। जरा बुलंदी पर एक झोंपड़ा था जो दूसरे तमाम झोंपड़ों से ज्यादा अच्छा था। उसके इर्द गिर्द बड़े खुशनुमा दरख्त थे जिनकी बुलंदी ज्यादा नहीं थी। उन्होंने झोंपड़े के ऊपर जाकर झोंपड़े पर साया कर रखा था। एक नांगा तराशे हुए बांस की बर्छी हाथ में लिए हुए उस झोंपड़े के दरवाजे के साथ खड़ा था। उस नांगे का अंदाज बता रहा था कि वो यहाँ संतरी की ड्यूटी दे रहा है। संतरी टहलते टहलते झोंपड़े के साथ साथ दरवाजे से जरा परे चला गया और अचानक रुककर पीछे को मुड़ा और दौड़कर दरवाजे के साथ खड़ा हो गया। इससे जाहिर होता था कि अंदर से कोई बाहर आने वाला है। दरवाजा खुला तो ज़ोहरा खानम बाहर आई और इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे पर तकलीफ का, अफसोस का या घबराहट का कोई तासुर नहीं था और कोई ऐसा तासुर भी नहीं था कि वो खुश नजर आती। ज़ोहरा खानम ने नीचे फजलदाद को खड़े देखा तो वो अंदर चली गई। जरा ही देर के बाद वो वापस आई और उसने हाथ के इशारे से फजलदाद को ऊपर बुला लिया। ऊपर जाने के लिए उस टीकरी को काट काट कर उन लोगों ने सीढ़ियां सी बना रखी थी। फजलदाद बड़ी तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया और जब दरवाजे के करीब पहुंचा तो ज़ोहरा खानम ने उसे कहा कि सरदार अंदर बुला रहा है। फजलदाद अंदर चला गया। यहाँ तुम्हारे साथ क्या सलूक हो रहा है? फजलदाद ने ज़ोहरा खानम से पूछा। सलूक अच्छा नहीं होगा। वो सलूक नहीं हो रहा जिसका मुझे डर था, ज़ोहरा खानम ने कहा। ये तो इस तरह मेरी इज्जत करते हैं जैसी मेरी पूजा कर रही हूँ। इन्होंने शायद मुझे अपनी देवी बना लिया है। फजलदाद वहाँ उसके साथ ज्यादा बातें नहीं कर सकता था। ज़ोहरा खानम ने उसे कहा कि उस सरदार के आगे दो जानू बैठ जाओ। सरदार फर्श पर आलती पालती मारे बैठा था। उसमें गर्दन अकड़ा रखी थी और चेहरे पर रोब के तासुरात थे। वो फजलदाद पर यह तासुर पैदा करना चाहता था कि वो इस दुनिया का बादशाह है। सरदार ने हाथों के बहुत इशारे किए। कभी वो ज़ोहरा खानम की तरफ इशारा करके अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लेता और उसने इस किस्म के इशारे भी किए जिनसे फजलदाद ये समझा कि ज़ोहरा खानम के मुतल्लिक वो कह रहा है कि ये औरत अब उसकी है और उसे बड़ा ऊंचा रुतबा देकर रखा जाएगा और तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी और हम तुम्हें एहतराम से रखेंगे। फजलदाद को यही इत्मीनान काफ़ी था कि उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। जब सरदार कोई बात इशारों में ख़त्म करता तो फजलदाद ज़ोहरा खानम के साथ एक आध बात कर लेता था। वो ज़ोहरा खानम से कहता था कि यहाँ से फ़रार होना है और ज़ोहरा खानम उसे कहती थी कि ये तमाम इलाका इन लोगों का है और ये लोग जंगली जानवरों और दरिंदों की तरह इस सारे जंगल में फैले हुए हैं। एक बात साफ साफ बता दो ज़ोहरा, फजलदार ने पूछा, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो या इनकी देवी या मलका बनकर यहीं खुश रहोगी? अगर मुमकिन हो तो मुझे अभी यहाँ से ले चलो। ज़ोहरा खानम ने कहा, तुम क्या ये समझते हो कि मैं इन जंगलियों के साथ रहना पसंद करूंगी? मैंने महसूस किया है कि तुम यहाँ मुतमईन हो गई हो। फजलदाद ने कहा, मैं रोऊंगी तो क्या ये लोग मुझे छोड़ देंगे? ज़ोहरा खानम ने कहा, यहाँ आकर मैं बहुत रोई थी। इस सरदार के कदमों में सजदा भी किया था और हाथ जोड़कर इसे कहा था कि हम दोनों को आज़ाद कर दे, लेकिन ये जंगली पहले तो मेरे सर और पीठ पर थपकियां दे देकर बहलाता रहा और जब देखा कि मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा तो इसने तलवार निकाल ली और मुझे बिठाकर मेरा सर झुकाया और तलवार मेरी गर्दन पर रख दी। फिर इसने मेरे बाल पकड़कर मुझे उठाया और इस तरह इशारे किए जैसे मैंने रोना बंद ना किया तो ये मुझे बालों से दरख्त के साथ बांध देगा और मुझे बर्छियां मारी जाएंगी। तुम फरार की तरकीब सोचो, फिर मुझे बता देना। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन इन जंगलियों में नहीं रहूंगी।
ज़ोहरा खानम ने फजलदाद से कहा कि सरदार के सामने गुस्से का इजहार ना करना और चेहरे से ये जाहिर होता रहे कि तुमने इसकी गुलामी कबूल कर ली है और यहाँ हम दोनों खुश हैं। फजलदाद ने मुझे छोटी छोटी बहुत सी बातें सुनाई थी, जो मैंने सुनानी शुरू कर दी तो खामखा बात लंबी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ बड़े वाक़यात सुनाना चाहता हूँ। मैं ये भी बता दूं कि जब फजलदाद मुझे ये बातें सुना रहा था तो कभी कभी मुझे शक होता था कि ये शख्स झूठ बोलता है। फौजियों में एक खसलत पाई जाती है कि बारकों में तन्हाई की ज़िंदगी गुजारते गुजारते कुछ ऐसे बोर होने लगते हैं कि ज़रूरत महसूस होती है कि दिल बहलाया जाए। अक्सर फौजी अपने इश्क व मोहब्बत के मन घड़त किस्से सुनाया करते हैं। मसलन मामूली सा एक सिपाही सुनाता है कि उसके गांव के नंबरदार की बेटी उस पर मर मिटी थी। वो फिर उससे मुलाकातों की कहानियां सुनाता है। फौजियों और देहातियों के यहाँ ये रिवाज भी है कि वो जब कोई वाक़या सुनाते हैं तो उसमें ज़ेब दास्तान और मुबालगा ज़रूर जाता है और उसे वो बहुत ही सनसनीखेज़ बना देते हैं। उन लोगों को मनपसंद अफवाहें बहुत अच्छी लगती हैं, फिर उनमें से हर एक बंदा उन अफवाहों में मज़ीद सनसनीखेज़ी और इसरार पैदा करके आगे सुनाता है। मैं कभी कभी ये समझता था कि फजलदाद पर इस जंगल ने ऐसा असर किया है कि ये शख्स तसव्वुरात की दुनिया में चला गया है। सहरा में ऐसे ही होता है कि थका हारा और प्यास का मारा मुसाफिर कदम घसीटता जाता है और उसका जहन उसे नखलिस्तान और पानी की झीलें दिखाता है। फिर ये मुसाफिर उस शराब के ताक़ुब में चलता ही रहता है हत्ता कि गिरता और मर जाता है। मैं ये समझा था कि फजलदाद अपने जहन की दुनिया की बातें सुना रहा है, लेकिन बहुत अरसे के बाद जब मैं वापस अपने गाँव आया तो फौजियों से मुलाकातें हुई। फिर गुजरे वक्तों में बहुत फौजी मिले, जिनमें बाज़ बर्मा में भी लड़े थे और बाज़ आसाम के इन इलाकों में भी गए थे जो इन नांगों का इलाका था। उन फौजियों में से बाज़ ने मुझे उन नांगों के किस्से सुनाए थे। फजलदाद जब अपनी आप बीती सुना रहा था और मुझे उस पर शक होता था और मुझे उन फौजियों की सुनाई हुई बातें याद आ जाती थी, इसलिए मेरा शक रफा हो जाता था। उन फौजियों ने नांगों को देखा था और उनकी दरिंदगी, आदमखोरी, खोपड़ी परस्ती और उनके रहन सहन की बातें सिर्फ सुनी थी। इसके बरक्स फजलदाद उनकी खौफनाक और पुरस्रार दुनिया के अंदर चला गया था या ले जाया गया था। फजलदाद ने सरदार के झोंपड़े के अंदर 5 इंसानी खोपड़ियां देखी जो बड़े करीने से रखी थी, नीचे 3 और उनके 2 ऊपर रखी थी। फजलदाद ने वो दिन कुछ घूमते फिरते और बाकी झोंपड़ों में लेटे और बैठे गुजार दिया। सूरज गरूब होने से ज़रा पहले फजलदाद बाहर निकला क्योंकि उसे बाहर कोई बड़ी सरगर्मी सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि बहुत से नांगे चबूतरे पर कपड़े बिछा रहे थे और उसके सामने जो जगह थी उसे साफ भी कर रहे थे। चबूतरे से चंद गज दूर एक बड़ा वजनी पत्थर रख दिया गया था जो फजलदाद समझ ना सका कि ये क्यों रखा गया है। पहाड़ी और जंगलाती इलाके सूरज गरूब होने से कुछ पहले ही तारीक हो जाते हैं क्योंकि सूरज बड़े पहाड़ों के पीछे चला जाता है। शाम होते ही चबूतरे पर और चबूतरे के सामने मैदान के चारों कोनों पर बांस ठोंक कर उस पर मशालें लगा दी गई थी। उन पर बंधे हुए कपड़ों को तेल में भिगोया गया होगा। ये तेल उन कपड़ों को जला रहा था। एक मशाल उस गोल पत्थर के करीब गाड़ी गई थी जो वहां रखा गया था। उनकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि रात को दिन बना दिया गया था। नांगे उस कुशादा जगह के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे थे और उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही थी। उनमें औरतें भी थीं और बच्चे भी। वो सब आते और खामोशी से बैठते चले जाते। बाद में आने वालों को जगह ना मिली तो वो बुलंद जगहों पर जा बैठे और उनमें से कुछ दरख्तों के मजबूत टहनों पर चढ़ गए। फजलदाद समझ गया कि आज इनकी कोई खास तकरीब है। उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। 4 नांगे नकारों की तरह के 4 ढोल या ड्रम उठाए हुए आए और चबूतरे के पास खड़े हो गए। उनके हाथों में छोटी छोटी छड़ियां थीं जिनसे ये ड्रम बजाए जाते थे। किसी ने ऐलान के अंदाज से 2-3 अल्फाज बुलंद आवाज में कहे। तमाम नांगे जो खड़े थे या बैठे थे बिल्कुल ही चुप हो गए और यूं लगा जैसे सब मर गए हों। उन्होंने सर झुका लिए। अचानक एक गूंज सी सुनाई दी जो बुलंद होती चली गई। उन तमाम नांगों ने कोई गीत गाना शुरू कर दिया। किसी एक भी नांगे की आवाज़ दूसरों से अलग थलग नहीं सुनाई देती थी। फजलदार ने मुझे अपने उस वक्त के तासुरात यूं सुनाए कि उसने कवालियाँ भी सुनी थीं और ऐसी कवालियाँ सुनी थीं जिन्होंने उसकी जज्बाती दुनिया में जलजले बर्पा कर दिए थे। उसने अपने यहाँ एक से एक सुरीली आवाज़ वाले गवैयों के गाने सुने थे और फिर फिल्मी गाने तो उसने बहुत ही सुने थे, लेकिन उन नांगों के गीत की गूंज में कुछ ऐसा तासुर था कि उस पर खुमार सा तारी होने लगा और उसका वजूद अपने आप ही दरख्तों की टहनियों की तरह हिलने लगा। ये वजद की कैफियत थी जो फजलदाद पर तारी हो गई थी। वो अपनी झोंपड़े के सामने खड़ा था। चूंकि वो जगह बुलंद थी इसलिए सब कुछ साफ नजर आ रहा था। एक तरफ से सरदार ज़ोहरा खानम के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता सामने आया। उसका हुलिया तो वही था जो फजलदाद ने पहले देखा था, लेकिन ज़ोहरा खानम को देख कर वो चौंका। ज़ोहरा खानम के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन उसका सतर बेपर्दा भी नहीं था।
उसकी कमर से एक रस्सी या किसी पौधे की बेल बंधी हुई थी। उसके साथ फूलदार टहनियां लटक रही थी जिनसे जोहरा खानम बेपर्दा नहीं लगती थी। उसके गले में ऐसे ही फूलों के बेशुमार हार पड़े हुए थे जो आगे को और पीठ की तरफ भी लटक रहे थे। उन हारों ने जोहरा खानम का सीना ढांप रखा था। उसके बाजू नंगे थे और उसके बालों का जूड़ा बना हुआ था जो सिखों की तरह सर के पीछे नहीं बल्कि सर के ऊपर था। उसके सर के इर्द गिर्द भी फूलों के हार लिपटे हुए थे। फजलदार ने मुझे कहा कि जोहरा खानम खासी खूबसूरत लड़की थी, लेकिन फूलों के उस लिबास में तो वो पहले से बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी। उसे गुस्सा उस सरदार पर आ रहा था जिसने इतनी खूबसूरत लड़की पर कब्जा कर लिया था। फजलदाद के गुस्से में कहर और अताब ये सोचकर पैदा हो गया था कि उसने उस लड़की को बिल्कुल पाक और शफाफ रखा था। सरदार और जोहरा खानम चबूतरे पर चढ़ गए और वस्त में आकर रुक गए। सरदार के हाथ में वही डंडा था जिस पर रंगदार कपड़े लटके हुए थे। उसके एक सिरे पर परिंदों के रंगदार पर और दूसरे सिरे पर छोटी घंटियां बंधी हुई थी। उसने ये डंडा बुलंद किया तो नांगों की मुतरन्नम गूंज खत्म हो गई और इसके साथ ही नकारे बजने लगे। सरदार और जोहरा खानम बैठ गए। पहले तो नकारों की आवाज एक शोर जैसी थी, लेकिन सरदार के बैठते ही नकारे एक ताल पर बजने लगे और उनकी आवाज धीमी हो गई। तमाम नांगों ने एक जबान होकर कोई और गीत गाना शुरू कर दिया। कोई एक भी आवाज अलग थलग या ताल से टूटी हुई नहीं लगती थी। चंद मिनट ये गीत जारी रहा और जब खत्म हुआ तो सरदार ने डंडा ऊपर करके कुछ कहा। उसका इशारा फजलदाद की तरफ था। फजलदाद के आगे और नीचे जो नांगे बैठे हुए थे उन सब ने पीछे फजलदाद की तरफ देखा। दूसरे नांगे भी उसकी तरफ देखने लगे। चबूतरे के करीब खड़े नांगों में से दो फजलदाद की तरफ आए और उसके करीब आकर इशारा किया कि वो उनके सरदार के पास चले। फजलदाद ने सोचा कि इन लोगों की नीयत ठीक ना होती तो वो उसे बाजुओं से पकड़कर इस तरह घसीटते जिस तरह सजाए मौत वाले कैदी को फांसी के तख्ते तक ले जाया जाता है। उन्होंने एहतराम से जरा झुककर उसे इशारा किया था कि वो चले। फजलदाद ने जोहरा खानम की तरफ देखा तो जोहरा खानम ने हाथ ऊपर करके उसे इशारा किया कि वो आ जाए। फजलदाद चबूतरे पर चला गया। दो नांगों ने उसके जूते उतरवा लिए थे। सरदार उठा और फजलदाद को बाजू से पकड़कर दोजानों बिठा दिया। फिर उसने ऐलान करने के अंदाज से कुछ कहा। फिर उसने अपने डंडे का परों वाला सिरा पहले फजलदाद के एक कंधे के साथ और फिर दूसरे कंधे के साथ लगाया और फिर ये सिरा कुछ देर सर के साथ लगाए रखा और कुछ कहता भी रहा। उसने नांगों की तरफ मुंह करके फिर कुछ कहा। नांगों ने नारा सा लगाया और तालियां बजाईं, जिसका मतलब साफ था कि वो सब अपने सरदार के फैसले पर बहुत खुश हैं। सरदार ने फजलदाद को जोहरा खानम के पहलू में बिठा दिया। इससे यही जाहिर होता था कि फजलदाद को भी सरदार ने जोहरा खानम की तरह ऊंचा दर्जा दे दिया था। फजलदाद को ख्याल आया कि उन लोगों ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया है और अब सरदार उसे कहेगा कि ये कपड़े उतार दो और नांगों के साथ नांगे बन जाओ। फजलदाद का दिमाग एक बार फिर फराद की तरकीबें सोचने लगा, लेकिन जब उसने नांगों के उस हजूम को देखा तो वो डर गया।